हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछली क्लास में राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के बारे में पढ़ चुके थे। तो अब हमारा आज जो आर्टिकल शुरू होगा वो बायो फार्मा शक्ति पहल के बारे में शुरू होगा। यहाँ से शुरू करेंगे। आपको बता दूं कि पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूँ और आज फिर से मैं वही चीज़ें शुरू कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि हमारी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए और करंट अफेयर में कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन सी चीज़ें याद रखनी नहीं है, या क्या क्या पढ़ने योग्य है, क्या क्या पढ़ने योग्य नहीं है। क्योंकि कोई भी आर्टिकल अगर हम लें तो उसमें कम से कम 20, 30, 25 बातें होती हैं या चीज़ें दी हुई होती हैं। उनमें से 2 या 3 हमारे काम की होती है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीज़ें ऐसे नहीं है, एज ए नागरिक हमें सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए और हमें उन सब के बारे में पता भी होना चाहिए। बट हम एज स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट तो हमें वही चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें आपको कोशिश करूँगा फिर से कि वही चीज़ें आपको बताऊँ। और मैं आपसे हर वीडियो में मैं इसीलिए मेरा ये आर्टिकल कम हो पा रहे हैं और वीडियो कम आर्टिकल कम हो पाते हैं और वीडियो थोड़ा लंबा इसीलिए चला जाता है क्योंकि 3 या 4 आर्टिकल्स में वीडियो आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट ऐसे जा रहा है। तो इसीलिए जा रहा है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली चीज़ें पढ़नी होगी और ये वाली चीज़ें पढ़ने योग्य नहीं है। तो इन सब के चक्कर में मेरे को थोड़ा वीडियो लंबा बनाना पड़ता है। लेकिन फिर वही चीज़ हो जाएंगी कि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी कि कौन सी चीज़ें पढ़ने योग्य नहीं है। जो लोग नए हैं या फिर कुछ लोग ये बाद में ज़रूर देखेंगे, आज नहीं देखेंगे मुझे पता है, लेकिन किसी न किसी दिन एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूर ये चीज़ें वीडियो देखी जाएंगी। तो फिर इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें पढ़ने योग्य हैं, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ने योग्य हैं। मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें याद कर लेना, वही चीज़ें आप थोड़ा दोबारा से पढ़ लेना, बाकी रिवाइज हो जाएगा। याद करने का तो कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है। करंट अफेयर बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज का आर्टिकल है कि वायु शक्ति पहल। इस आर्टिकल में क्या दे रखा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वायु फार्मा शक्ति पहल का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का परिव्यय रखा गया है। ये पहल भारत को वैश्विक बायो फार्मा उद्योग में अग्रणी बनाने तथा वैश्विक बायो फार्मा फार्मास्यूटिक बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए कि कुछ प्रयास किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, जैसे राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन और अन्य योजनाएं भी इसी उद्देश्य की दिशा में कार्य कर रही हैं। तो बायो फार्मा शक्ति पहले उसके बारे में इन्होंने बताया है कि किस उद्देश्य से है। अब इसके बारे में क्या क्या दे रखा है ये पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। बजट के अनुसार बायो फार्मा शक्ति का पूर्ण रूप स्वास्थ्य उन्नयन हेतु ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित रणनीति, मतलब शक्ति जो दे रखी है उसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। वो कह रहा है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। वो कह रहा है स्वास्थ्य उन्नयन हेतु हेल्थ केयर एडवांस हेतु क्या है वो, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित रणनीति इस पहल की फुल फॉर्म है। तो बायो फार्मा शक्ति में जो शक्ति की फुल फॉर्म है ये है। और क्या कह रहा है, बायो फार्मा शक्ति का मुख्य उद्देश्य जैव औषधि, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है जैव औषधि बायोसिमिलर के उत्पादन से लेकर बाजार तक भारत के पूरे तंत्र को मजबूत करना है। ये हमारी वायु फार्मा शक्ति का उद्देश्य है। इससे देश में ही महंगी बायो दवाओं का निर्माण, आयात पर निर्भरता में कमी और वैश्विक बायो फार्मा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत बायो फार्मा से जुड़े संस्थानों का विस्तार किया जाएगा। किसके अंतर्गत, बायो फार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत जो है वो बायो फार्मा से जुड़े संस्थानों का विस्तार किया जाएगा। जो विस्तार किया जाएगा उसमें 3 नए नीपर संस्थान हैं उनको स्थापित किया जाएगा और 7 मौजूदा जो नीपर्स हैं उनको उन्नत किया जाएगा। इसके तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में विशेषज्ञ वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो अब यहाँ से उल्टा चलते हैं, एक जो
मतलब इसमें बायो फार्मा शक्ति के तहत क्या किया जाएगा, जो नीपर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। वो 3 ये इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे और इनका यह है कि भारत के पूरे तंत्र को मजबूत करना है, किसमें, जैव औषधि और बायोमिसर के उत्पादन में। और क्या करना है हमें इसको, और ये जो इसकी फुल फॉर्म याद करना है। और क्या है, राष्ट्रीय बायो मिशन किसके तहत है ये, ऐसी कुछ राष्ट्रीय बायो मिशन भी और काम कर चुके हैं। तो ये अब आपको ये समझ में नहीं आए कि जो बायो फार्मा है वो क्या है। जब हम आर्टिकल्स पर आए तो आपको हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो मैं खुद अपने दिमाग से ये पूछूंगा कि जो बायो फार्मा है वो बायो फार्मा क्या है। तो अब पहले तो मैं इसके थोड़ा सा हम लोग बायो फार्मा के बारे में बात करते हैं। बायो फार्मा क्या है। तो बायो फार्मा क्या है, या बायो फार्मास्यूटिकल्स क्या है। तो ये वह क्षेत्र है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दवाओं और उपचारों का विकास किया जाता है। बायो फार्मा वो क्षेत्र है, वो सेक्टर है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके दवाओं का और उपचार का विकास किया जाता है। जो भी दवा मतलब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो दवाएं बन रही हैं या फिर जो क्या कहते हैं जो भी उपचार हो रहे हैं तो उन्हें बायो फार्मा के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे इसके अंदर वैक्सीन का निर्माण है, बायोलॉजिक्स का निर्माण है, बायोसिमिलर का निर्माण है, जीन थेरेपी का निर्माण हो रहा है, सेल थेरेपी का निर्माण हो रहा है। और इन सब का उपयोग किस में किया जाता है, जैसे कैंसर के उपचार में हो गया, आपकी डायबिटीज़ के उपचार में हो गया, या फिर जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके उपचार में हो गया। तो इन सब में ये बायो फार्मा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बायो फार्मास की जो जितनी बार या जो बायोमेडिकल्स होती हैं या फिर जो हमारे बायो मेडिसिन्स होती हैं ये बहुत महंगी होती हैं। इसीलिए हमें बायो फार्मा इंडस्ट्रीज़ में हमारे भारत को 5% भागीदारी बनानी है और विदेशी जो आयात है उसको कम करना है और हमारा निर्यात है उसको बढ़ाना है। तो बायो फार्मा शक्ति जो पहल है उसका उद्देश्य यही है, क्या करना है, इसको पिछले कितने समय 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करना है। तो इसमें बायो फार्मा का ये रखना है, ये शक्ति की फुल फॉर्म याद रखनी है, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, याद रखना है। इसमें नए 3 नए जो नीपर संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज़ और आया था कि ऐसे कुछ संस्थान मतलब राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन और अन्य योजना भी इसी उद्देश्य से कार्य कर रही थी। किस उद्देश्य से, कि वैश्विक बायो फार्मास्यूटिकल बाजार में 5% हिस्सेदारी के लिए राष्ट्रीय बायो मिशन भी ऐसे ही कार्य कर रहा था। तो अब समझ में आई कि राष्ट्रीय बायो मिशन क्या है। भाई जब बायो फार्मा की बात आ रही है तो राष्ट्रीय बायो मिशन भी याद कर रहे हैं। तो ये इनोवेटिव इन इंडिया करके एक पहल है, इसका क्या है, राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन इनोवेटिव इन इंडिया का शुभारंभ 2017 में, बायो फार्मा मिशन की जो शुरुआत हुई थी तो 2017 में हुई थी। इस योजना की कुल लागत 1500 करोड़ है। राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन से नए बायोटेक उद्यमी सामने आए हैं। जो बायो फार्मा मिशन है इससे क्या हुआ है, नए बायोटेक उद्यमी सामने आए हैं जो वैज्ञानिक शोध को सस्ती और उपयोगी स्वास्थ्य सेवाओं में बदल रहे हैं। मतलब जो हमारी क्या जो मतलब जो एंट्रप्रेन्योर आए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक रिसर्च हैं उनको सस्ती और उपयोगी स्वास्थ्य सेवाओं में बदल रहे हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अर्जुन अरुणाचलम करके एक व्यक्ति हैं, उनकी बेंगलुरु में एक स्टार्टअप है, उसके स्टार्टअप्स का नाम है वॉक्सेल ग्रिड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने भारत की में पहली बार स्वदेशी MRI मशीन विकसित किया है। किससे, मतलब जिस शोध से वैज्ञानिक रिसर्च के हिसाब से इन्होंने क्या किया है, पहली बार स्वदेशी MRI मशीन विकसित की है। और ऐसे ही एक स्टार्टअप कंपनी चेन्नई की है जिसका नाम है लेविन लाइफटेक प्राइवेट लिमिटेड के एक जतिन बिमल करके हैं। उन्होंने टाइप 2 का जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए ल्यूराग्लुकाइड की भारत की पहली बायोसिमिलर दवा बोली जाती है, मतलब एक दवा मेडिसिन होती है बायोसिमिलर, वो उन्होंने किसके लिए, डायबिटीज़ के लिए बनाई है। तो जो बायो फार्मा मिशन है वो क्या कर रही है, हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से
मतलब जो जितने बार इलाज हो रहे हैं या जो मेडिसिन बन रही है उनको क्या रहा है बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा बायोफार्मा जो वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल मार्केट है उसमें हम क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, हमारा जो आयात है वो कम होगा और निर्यात है वो इंक्रीज होगा। और क्या रखना है, शक्ति, बायोफार्मा शक्ति में शक्ति की फुल फॉर्म याद रखनी है। स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला आर्टिकल है हमारा प्लास्टिक इंडिया 2026। क्या है, प्लास्टिक इंडिया 2026। इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 5 से 10 फरवरी 2026 के मध्य अग्रणी प्लास्टिक प्रदर्शनी में एक प्लास्टिक इंडिया 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 9 फरवरी 2026 को आयोजन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्लास्टिक उद्योग स्थिति रिपोर्ट 2025 का विमोचन किया तथा स्टार्टअप सर्च इनिशिएटिव के जो विजेता हैं उनको पुरस्कार प्रदान किया। ये पहल प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क के सहयोग से विकसित की गई है। तो प्लास्ट इंडिया पहल क्या होती है, एक मतलब प्लास्ट इंडिया पहल ये एक प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन और एक सम्मेलन है जो प्लास्टिक के उपयोग पे, मतलब प्लास्टिक के यूज पे, प्लास्टिक के रिसर्च पे, प्लास्टिक उद्योग के बारे में बात करने के लिए ये मतलब इंडिया में बुलाया जाता है। इसके बारे में और क्या क्या बात दे रखी है, तो इसके बारे में और दे रखा है कि प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और MSME मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इसमें याद रखना है कि प्लास्ट इंडिया 2026 को शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी, जीरो वेस्ट एग्जीबिशन के रूप में आयोजित किया गया है। इसका अर्थ ये है कि आयोजन में जो भी ठोस कचरा निकला उसे अलग अलग करके रखा गया। इसमें क्या कहा है, पहले पृथक्करण गया, फिर उसका रिसाइकिल किया गया और फिर उसको जहाँ भी संभव हो वहाँ से रीयूज किया गया। तो प्लास्ट इंडिया 2026 को 5 रणनीतिक स्तंभों के आधार पर रखा गया, मतलब इसको क्या है 5 आपके पिलर्स पे रखा गया। उन्होंने कहा कि 5T के नाम से जाना था इसको। इन्होंने व्यापार, ट्रेड को, टेक्नोलॉजी को, टैलेंट को, ट्रेडिशंस को और टूरिज्म को, इन सब पे इन्होंने मतलब बात की। इन्होंने बताया कि इसको हम मतलब ये इनके 5 स्तंभ रहे थे। इन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक को कैसे हमें मतलब उसको पृथक्करण करना है, फिर उसका कैसे रिसाइकलिंग करनी है, फिर उसको कैसे रीयूज करना है। इसके बारे में प्लास्ट इंडिया 2026 एक क्या कहते हैं सम्मेलन था या फिर एग्जीबिशन था, इसके बारे में बात की। तो अब हम थोड़ी सी प्लास्ट इंडिया के बारे में और बता देते हैं। प्लास्ट इंडिया क्या है, इसका जो आयोजन किया गया था या जो स्थापना की थी वो प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने करी, मतलब जो सारा कुछ इसका मैनेजमेंट किया था वो प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने किया था। तो हम प्लास्ट इंडिया के बारे में बताते हैं। तो प्लास्ट इंडिया भारत की प्लास्टिक उद्योग की एक प्रमुख प्रदर्शनी, एग्जीबिशन है, सम्मेलन है। इसका आयोजन लगभग हर 3 वर्ष में किया जाता है। मतलब जब ये 2026 में था, इससे पहले इसका जो आयोजन किया गया था वो 2023 में किया गया था। इसका आयोजन का मतलब प्लास्टिक मतलब ये जो करती है वो आपको पता ही है कि प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन इसका आयोजन करती है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, जो हमने प्लास्ट इंडिया 2026 एग्जीबिशन या फिर जो समिट या जो सम्मेलन किया था, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है प्लास्टिक उद्योग में नई तकनीकों, नई मशीन और नए नवाचार को बढ़ावा देना। इसमें क्या है, भारत और विदेशी कंपनियां भाग लेती हैं। जो हमारे प्लास्ट इंडिया 2026 हुआ या प्लास्ट इंडिया जो भी आयोजन होता है, इसमें क्या होती है, भारतीय और विदेशी कंपनियां भाग लेती हैं। प्लास्ट इंडिया निर्माण, जो प्लास्ट इंडिया है वो क्या काम करती है, निर्माण पे काम करेगी, फिर उसका रिसाइकलिंग करेगी, फिर उसका रिपैकेजिंग करेगी, फिर पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों से जो उन्हें जोड़ेगी। तो इस प्रदर्शनी में प्लास्टिक उद्योग से जुड़े उत्पाद, उससे जुड़ी मशीनें और नई टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन किया जाता है, एग्जीबिशन लगाया जाता है कि देखो हम कैसे चीज़ों को, प्लास्टिक को रीयूज कर रहे हैं, इनके सब के बारे में ये लोग शुरू करते हैं। जो तो हमको ये इस आर्टिकल में प्लास्ट इंडिया मिशन में इतना याद रखना है कि प्लास्ट इंडिया मिशन है वो इसको कौन करता है, तो इसका प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका काम क्या है, इसमें प्लास्टिक से संबंधित चीज़ों पे ध्यान केंद्रित किया जाता है कि प्लास्टिक को कैसे हम यूज करें, कैसे उसका पहले प्लास्टिक का निर्माण कैसे करना है, कौन सी प्लास्टिक का निर्माण करना है, कौन सी प्लास्टिक का निर्माण नहीं करना है,
फिर उसको निर्माण हो गया तो उसको फिर से दोबारा से रीयूज कैसे करना है, यानी उसका रिसाइकिल करना है, फिर उसको रीयूज करना है। और इसमें 5 इन्होंने जो पहले इस बार की जो सम्मेलन हुआ था, इसे इन्होंने 5T का टारगेट रखा था। उसमें था व्यापार में, टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक, टैलेंट में प्लास्टिक, ट्रेडिशन में प्लास्टिक और टूरिज्म में प्लास्टिक। ये इनका उद्देश्य रखा गया। अगला जो हमारा आर्टिकल्स है वो है पीएम मित्र पार्क। वो है पीएम मित्र पार्क। वो इसमें आर्टिकल में क्या लिखा है उसमें पढ़ते हैं कि 3 फरवरी 2026 को वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पीएम मित्र पार्क से संबंधित जानकारी प्रदान की गई थी। वस्त्र मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने भारतीय वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए पीएम मित्र पार्क प्रधानमंत्री अब जो पीएम मित्र है, जो पीएम मित्र पार्क है, तो जो मित्र की फुल फॉर्म है वो है कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरेल पार्क्स। मतलब जो पीएम है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरेल पार्क्स योजना शुरू की गई है। ये इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य संचालन के पैमाने को सक्षम बनाना, पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर, पूरी एंटायर वैल्यू चेन को, जो वैल्यू चेन होती है जो बनती है, उसको एक ही स्थान पर स्थापित करके लॉजिस्टिक लागत जो है उसको कम करना है, निवेश को आकर्षित करना है, रोजगार को बढ़ाना है और निर्यात क्षमता को भी बढ़ाना है। मतलब जो हमारा रोज एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होगा और इससे हमारी निर्यात एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होगा। ये इस मित्र पार्क योजना को विकसित करने का या शुरू करने का उद्देश्य है। ये शुरू कब हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 6 अक्टूबर 2021 में। इसको लगभग 5 साल हो गए इसको शुरू करे हुए। अब इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में थोड़ा और भी पढ़ेंगे। इसके बारे में और चीज़ दे रखी है कि पीएम मित्र पार्क राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। किसके राज्य सरकारें प्रस्ताव देंगी उसके आधार पर ये स्थापित करे जाएंगे। इसके लिए राज्य के पास न्यूनतम 1000 एकड़ की सतत एवं विवाद रहित या बाधा रहित फ्री भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। और क्या चाहिए, और राज्य और क्या उपलब्ध कराएगा, राज्य सरकार इस भूमि को स्पेशल पर्पज व्हीकल को नामात्र मूल्य पर हस्तांतरित करती है। बहुत मिनिमम मतलब पैसे पर उसको ट्रांसफ़र करती है ताकि भूमि परिसंपत्ति का उपयोग निवेश आकर्षित करने और पार्क के विकास और उस पार्क का रखरखाव करने के लिए किया जा सके। इसका क्या, और अगला इसमें क्या दे रखा है कि राज्य सरकार ये भी सुनिश्चित करना होता है राज्य सरकार को कि जो औद्योगिक भूमि है उसको, मतलब जो भी ज़मीन दी है उसका इंडस्ट्रियल लैंड के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं नहीं। मतलब जो ज़मीन दी है उसका उपयोग हम औद्योगिक भूमि के रूप में कर सकते हैं या नहीं। अगर आप जो तुम भूमि दोगे उसका उपयोग हम औद्योगिक भूमि के रूप में ही प्रयोग करेंगे। पता चली कि एनवायरमेंटलिस्ट आ गए या फिर कोई और आ गए या फिर जो सोसाइटी के लोग आ गए, वो नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है, जो क्षेत्रफल मिलेगा 1000 एकड़ का, इसमें क्या करेंगे 10% की जो ज़मीन हो मतलब भूमि होगी उस पर हम वाणिज्यिक भूमि उपयोग करेंगे, कॉमर्शियल लैंड के रूप में अनुमति देनी पड़ेगी। पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध हो, मतलब वही आगे नीचे वाला आर्टिकल। फिर मतलब जो आप ज़मीन दोगे वो विवाद रहित होनी चाहिए, 1000 एकड़ होनी चाहिए मिनिमम, और उसका उपयोग हम किसके लिए, हम इंडस्ट्री लैंड के लिए और उसका हम कॉमर्शियल लैंड के लिए, और वो पर्यावरण से स्वीकृति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे एनवायरनमेंट को दिक्कत हो जाए। ग्रीन फील्ड पार्कों के लिए अलग अलग एसपीबी जो मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाए गए हैं, जिनमें राज्य सरकार 51% और केंद्र सरकार 49% की हिस्सेदारी करती है। ब्राउनफील्ड पार्कों में नामित राज्य कार्यान्वयन व्यवस्था लागू रहती है। अब इसमें आगे क्या कर रहा है, इस योजना में फिर क्या होता है, ये तो राज्य सरकार ने भूमि दे दी, फिर ये योजना क्या करती है कि वस्त्र मंत्रालय जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल समय समय पर जो परियोजना है उसकी प्रगति की निगरानी करती है। और मंत्रालय एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है मंत्रालय की, वो इसमें क्या करती है, मतलब वो नियुक्ति करता है। एक मंत्रालय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी की नियुक्ति करती है जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए और उनका जो वर्किंग हेल्प के लिए वो सहायता करती है।
तो सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थलों, क्योंकि जो 2019 वो 2021 में ये शुरू हो गई है, तो जो 5 राज्यों में स्थापित कर चुकी है या 5 स्थलों में स्थापित कर चुकी है। ये तमिलनाडु विरुधुनगर में कर सकी है, जो तेलंगाना वारंगल में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कुलबर्गी में और मध्य प्रदेश के धार में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा महाराष्ट्र अमरावती में ये 7 जगह पर पीएम मित्र पार्क स्थापित हो चुके हैं। तो आप फिर से वो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ रखनी है। कि पीएम मित्र पार्क इसको कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, तो पीएम मित्र पार्क योजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको विकसित करती है, उसकी सहायता से होती है। कौन कहाँ पे होगी है, राज्यों में होती है, राज्य सरकार की गारंटी से होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और क्या होता है इसमें, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे मतलब जो वस्त्र निर्माण है उसका संचालन बनाना, उसको जो हमारा उद्योग है उसको सक्षम बनाना, पूरी मूल्य श्रृंखला एंटायर वैल्यू चेन को एक स्थान पर स्थापित करके लॉजिस्टिक लागत है जो हमारी उसको कम करना है, जो हमारा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसको आकर्षित करना है, रोजगार को सृजित करना है और निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। ये इसका उद्देश्य है। इसके लिए रिक्वायरमेंट आपको ये याद रखना है। उसके अलावा इसमें ये दिखलाना है कि ये राज्य सरकार है मिनिमम 1000 एकड़ भूमि देती है, होनी चाहिए। ये मतलब भूमि ऐसी होनी चाहिए कि कोई विवाद नहीं हो और उसके लिए हम औद्योगिक रूप से यूज कर सकते हैं। वो सारी क्या कहते हैं इन्वायरमेंट की जो स्वीकृति हैं वो मिलनी चाहिए उसके लिए। और वहाँ पे क्या होगा, कॉमर्शियल पर्पस से भी यूज करी जाएगी। तो ये चीज़ रहती है। जो ग्रीनफील्ड पार्क विकसित करे जाते हैं उसमें 51% राज्य की भागीदारी रहती है और 49% केंद्र की भागीदारी रहती है। ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये परियोजना चालू करी जाती है, वही उसकी निगरानी करती है। वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी का गठन भी करता है वस्त्र मंत्रालय, वो ही इनकी सहायता भी करता है। जो भी अभी तक ये पीएम मित्र पार्क 7 राज्यों में स्थापित हो चुके हैं। कौन कौन से, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। बस आपके लिए यही इसके पीएम मित्र पार्क योजना के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला हमारा आर्टिकल्स है, तो ये आर्टिकल्स, अगला आर्टिकल है हमारा कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए बहुत स्पेशल है। एक जनपद एक व्यंजन योजना एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ। ये कहाँ पे हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 24 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में आयोजित, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक जगह है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सॉरी, वहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया। एक जनपद एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया और कार्यक्रम में 5 विभूतियाँ भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री शुभम शुक्ला जी, अलक पांडे सर, रश्मि आर्या, डॉक्टर हरिओम पवार और डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया था। और क्या हुआ इसमें, और इन्होंने किया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन करने वाले 5 जनपदों को, इसमें जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर, झांसी के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। कौन सा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जो मतलब एक्सीलेंट जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है उनके लिए किया गया। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हमको, क्या क्या चीज़ें। इसके अलावा देखो, वर्ष 2017 में सरकार ने घोषणा पत्र से एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना की परिकल्पना को सम्मिलित किया था। उसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की अत्यंत सफल जो योजना रही थी, उसकी मतलब योजना बहुत सफल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जो योजना शुरू की थी बहुत सफल रही है। उत्तर प्रदेश के एज ए स्टेट के हिसाब से देखूँ मैं बहुत सफल रही है, जिसके उद्देश्य से प्रदेश की समृद्धि एवं विविध खान पान की परंपराओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन, मतलब एक जिला एक उत्पाद, इसका नाम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन, एक जिला एक उत्पाद की भी इन्होंने शुभारंभ किया। ये कराया 24 जनवरी 2026 से। अब हम 24 जनवरी को क्यों किया था, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसमें और आगे आते हैं, थोड़ा सा क्या करा है,
इसका उद्देश्य क्या? उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद को अपने पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजन, जिन्हें ओडीओसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसमें कुछ राज्यों का उदाहरण दिया है, जैसे मैनपुरी की सोन पापड़ी बहुत फेमस है, मथुरा के पेड़ा तो बहुत ज़्यादा फेमस है, अलीगढ़ की चमचम बहुत फेमस है, आगरा का पेठा विश्व प्रसिद्ध है, गोरखपुर के लिट्टी चोखा भी फेमस है। उसके अलावा कानपुर के लड्डू और समोसा, समोसा तो सुना था, लड्डू भी बहुत फेमस है। हाथरस की रबड़ी फेमस है, हाथरस की हींग भी बहुत फेमस है। कासगंज का कलाकंद और मूंग का दलमा, मूंग दाल की तरह ही बनता है मूंग का दलमा। फिर एटा की चकोरी बहुत पसंद है। सुल्तानपुर का कहड़ा की पूरी और कोहड़े की सब्जी, ये अगर आपको आ जाए तो ये बता रहा हूँ, ये कहड़ा की पूरी मतलब सॉरी कड़ाहा मतलब बहुत कढ़ाई में जो पूरी बनाई जाती हैं, और कोहड़े की सब्जी, कोहड़े बोलते हैं काशीफल को, काशीफल को नहीं जानते हो तो कद्दू, जो पूर्वांचल में ना इसको क्या कहते हैं, कद्दू को कोहड़ा ही बोलते हैं, वैसे तो काशीफल होता है, इंग्लिश में उसको पम्पकिन बोलते हैं। बाराबंकी का चंद्रकला मिठाई, फिर आजमगढ़ की सफ़ेद गाजर का हलवा, वाराणसी का लौंगता एवं हींग कचौड़ी मतलब लौंग लता और हींग कचौड़ी, वो तो बहुत ही फेमस है। वाराणसी की बनारस की, बरेली की सिवैयाँ, अमेठी का समोसा, बस्ती का सिरका और सिद्धार्थनगर का राम कटोरी, ये सारी चीज़ें वहाँ की फेमस है। और भी सारे जिला हैं, ये आप याद कर लेना, इसमें इतनी लिस्ट दे रखी है। इसके अलावा ओडीओसी मॉडल के तहत प्रदेश के सभी 18 मंडलों में क्यूजिन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। मतलब पूरे जो मंडल हैं वहाँ पे जो व्यंजन है, जैसे आपके मंडल में 5 जिला हैं, तो सबके एक मतलब 5 जिलों के जो जनपद व्यंजन है उसका एक क्लस्टर डेवलप करा जाएगा। तो ऐसे एक मतलब जैसे हमारा बरेली मंडल है, या फिर कानपुर है, या फिर इलाहाबाद है, या बनारस है, या फिर ये गौतम बुद्ध नगर है, इनमें क्या होगा कि जैसे एक क्यूजन क्लस्टर बनाएगा, वहाँ पे ना सारे तुम्हारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट के या जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सारे व्यंजन एक जगह आपको उपलब्ध होंगे, तो ये रहेगा। तो ये तो हो गया आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन हो गया। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉय एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया। इसके अंदर क्या किया है इन्होंने, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद को रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब हर जनपद में जो युवाओं को स्थानीय स्तर पर मतलब लोकल लेवल पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बनेंगे। प्रत्येक जनपद में विकसित किए जाने वाला ये जोन एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड औद्योगिक और रोजगार इकोसिस्टम के रूप में कार्य करेगा, जहां उद्योग, वहाँ प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग और सर्विस का एक ही परिसर मतलब सर्विस, ये तीनों चीज़ें वहाँ का मतलब उद्योग, ट्रेनिंग और सर्विस एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे। उद्योगों की स्थापना के साथ साथ युवाओं को मतलब वहाँ इंडस्ट्री के तो इस्टेब्लिशमेंट होगा, इस जो यूथ होगा उसको ट्रेनिंग मिलेगी, वहाँ पे उनका प्लेसमेंट होगा, और उद्यमिता मतलब एंट्रप्रेन्योर से उनको जोड़ना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य होगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में ये जोन विकसित किया जाएगा। मतलब हर जनपद में कम से कम 100 एकड़ में ये जो जोन है वो विकसित किया जाएगा। अभी हमने जो देखा था पीएम पार्क, उसमें कितने एकड़ चाहिए, 1000 एकड़ ज़मीन चाहिए थी। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल जो जोन विकसित किया जाएगा, इस जोन में कितना होगा, 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक जोन में G3 भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो रोजगार, प्रशिक्षण और कॉमन फैसिलिटी सेंटर या फिर जो भी सेवा है वो उसमें के रूप में कार्य करेगा। 3G मतलब 3G हो गया, 3 जोन में अभी होगा। इसमें क्या है, ये जो है वो केंद्र युवाओं और उद्यमियों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। अब जो सेंटर बन गया, जैसे 100 एकड़ में ये आपका सेंटर बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसमें क्या होगा कि अब युवाओं के लिए ना एक वन स्टॉप सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, युवाओं के लिए भी और जो उद्यमियों मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो उद्योग कर रहे हैं उन दोनों के लिए एक जगह मतलब वहाँ पे कर्मचारी मिल जाएंगे, और वहाँ पे जो मतलब जो जिन कर्मचारी हैं उनके लिए उद्योगपति भी मिल जाएंगे, या फिर जो भी बिजनेसमैन है या जो कंपनी है वो भी मिल जाएंगी। तो आप ये रखना। इस प्रकार इस अवसर पर सीएम युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपद
जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर और झांसी को सम्मिलित किया गया था। अब देखो ये आर्टिकल हमने पढ़ा था, पूरा आर्टिकल हमने लगभग पढ़ लिया। इसमें क्या था, इसमें कुछ बातें उन्होंने और बताई थी। इसमें इन्होंने एक बात बताई कि इसमें क्या किया है इन्होंने किया कि 5 विभूति, उत्तर प्रदेश की 5 विभूति ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी, अलक पांडे सर, रश्मि आर्या जी और हरिओम पवार, डॉक्टर हरिओम पवार तथा डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हम अब आ गया उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की बात आ गई, तो अब उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। ये सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान देकर अपने प्रदेश का और अपने देश का गौरव बढ़ाया है, उनके लिए दी जाती है। उनको क्या क्या दी जाती है, इसकी शुरुआत जो करी गई थी वो 1994 में इसकी शुरुआत की। लगभग इसको 32 साल हो गए, इस योजना को 32-33 साल हो चुके। सम्मान के अंतर्गत एक तो प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, एक शॉल दी जाएगी और नगद कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। नगद पुरस्कार क्या रहता है, अभी जो वर्तमान चल रहा है वो 11 लाख रुपए की राशि है। आगे चल के ये कम ज़्यादा या ऊपर नीचे होती रहती है। और क्या दिया जाता है, ये सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की किसके द्वारा दिया जाता है, ये संस्कृति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के द्वारा ये दिया जाता है। इसका उद्देश्य है राज्य की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, उनको हमारी जो भी प्रतिभाएं हैं राज्य की उनको प्रोत्साहित करना, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ ऐसा करना है। तो ये जैसे साहित्य में है, संगीत में, खेल में, विज्ञान में, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में ये दिया जाता है। एक तो ये आ गया हमारा। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, एक इसके अलावा इन्होंने किया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसमें जो मतलब 5 जनपदों के जो हैं, जो जिलाधिकारी हैं, डीएम थे, उनको सम्मानित किया। तो ये हम इसके बारे में पढ़ लेंगे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये क्या है। ये कह रहा है कि इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। अब देखो, जो इससे पहले था युवा विकास मतलब उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान था। इससे पहले इन्होंने क्या किया, वन जनपद वन व्यंजन हो गया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ। ये सारे ना पता है क्या है, रोजगार से ही संबंधित करे जा रहे हैं, मतलब बच्चों को अच्छे से रोजगार दिया जाए। तो अब जो सीएम उद्यमी विकास अभियान के अंदर क्या गया है कि बच्चों के लिए इसका उद्देश्य है रोजगार और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप करना है। इस योजना में मुख्य रूप से जो 21 से 40 वर्ष के युवा हैं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की बिना ब्याज दर की राशि प्रदान की जाती है। और ये राशि कितने दिन के लिए प्रदान की जाती है, ये राशि दी जाती है 5 वर्षों के लिए। 5 लाख रुपए की राशि 5 वर्षों को विदाउट एनी इंटरेस्ट उनको प्रदान की जाती है। और क्या होता है, इन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। जिस भी मतलब क्षेत्र में वो कोई भी उद्योग करना चाहते हैं, कोई भी उद्यम करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको उसमें ट्रेनिंग और उनको क्या कहता है, उसको गाइडलाइन, उनको गाइड किया जाता है। और क्या रहता है, योजना का लक्ष्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। इसकी पात्रता के लिए क्या होना चाहिए, किसको मिलेगा, तो वो उन्हीं को मिलेगा। एक तो वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, न्यूनतम शिक्षक योग्यता वो रखता हो, मतलब उसके पास कम से कम 8वीं की पास होनी चाहिए, 8वीं की कक्षा 8 तक की मार्कशीट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, किसी भी कौशल विकास कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ से उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपको क्या रखना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत इस मतलब ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। और इसका शुभारंभ किया गया था, तो इसकी शुरुआत करी गई थी, जो प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो 24 जनवरी 2026 को शुरू की गई थी। तो 24 जनवरी 2026 से 25 को 26 को मतलब अभी 2 साल ही हुए हैं इसको। 24 जनवरी 2026 को 2 साल हो चुके हैं। तो इसके बारे में रहेगा। अब हमारा एक नेक्स्ट अगला आर्टिकल्स है कि रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, ये इंटरनेशनल खबर है। तो इंटरनेशनल प्लस इंडिया दोनों इंडोजीनियस दोनों है इसमें, क्योंकि इसमें इंडिया के बारे में कुछ है, कुछ कंपनी हमारी इंडिया की भी है और कुछ विदेशी भी है। इसमें दे रखा है, इस आर्टिकल में है कि रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI विश्व बौद्धिक फाउंडेशन मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की एक पहल है जिसका उद्देश्य है कि वैश्विक विमर्श को नए सिरे से परिभाषित करना।
जो वैश्विक विमर्श है उसको एक नई तरीका से परिभाषित करना। किस तरीके से? ये पहल शक्तिशाली राष्ट्र की अवधारणा से ध्यान हटाकर उत्तरदायी राष्ट्र की अवधारणा पर केंद्रित करती है। अब मुझे ये सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक हम ये देखते हैं कि अमेरिका बहुत स्ट्रांग है, रूस बहुत स्ट्रांग है, चाइना बहुत स्ट्रांग है, ब्राज़ील बहुत स्ट्रांग है, वो उधर क्या कहते हैं, ये नाटो वाले बहुत मजबूत हैं। अब हमें क्या करना है, हम राष्ट्रों का जो ध्यान है वो शक्तिशाली राष्ट्र से हटा के कौन कितना उत्तरदायी राष्ट्र है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तथा राष्ट्रों का मूल्यांकन उत्तरदायित्व के नए मानदंड के आधार पर ये करती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, उत्तरदायी देश सूचकांक 2026। इसको पता चल गया ये विश्व बौद्धिक फाउंडेशन प्लस JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बीच एक अकादमिक सहयोग के परिणाम से ये विकसित करी गई है, जिसकी समवर्ती पुष्टि IIM मुंबई के द्वारा की गई है। इस सूचकांक में विश्व के सभी क्षेत्रों में कुल इसमें विश्व के सभी क्षेत्रों के कुल 154 देशों को सम्मिलित किया गया है, तथा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत डाटा स्रोत पर आधारित है। इसमें हमें क्या याद रखनी है कि 19 जनवरी 2026 को रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 की संक्षिप्त रिपोर्ट को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में लॉन्च किया गया है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को राष्ट्रीय परिदृश्य का आकलन शक्ति या आर्थिक के बजाय उसका उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वो तो आ गया कि भाई शक्ति को छोड़ के कौन राष्ट्र अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इस पूरे पृथ्वी के लिए उत्तरदायी है, उसके आधार पर ये परिभाषित करना है। ये सूचकांक देश का मूल्यांकन उत्तरदायित्व के 3 मूल स्तंभों के आधार पर करता है। कौन कौन से स्तंभ है? पहला है आंतरिक उत्तरदायित्व, इंटरनल रेस्पॉन्सिबल, अपने नागरिकों के कल्याण के लिए, अपने नागरिकों की गरिमा और उनके सशक्तिकरण के प्रति किसी राष्ट्र का दायित्व कितना है, वो उसके लिए कितना उत्तरदायी है। उसके अलावा पर्यावरण उत्तरदायित्व, पर्यावरण के प्रति। तीसरा है बाह्य उत्तरदायित्व, अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के भीतर किसी राष्ट्र का आचरण और उसका योगदान कितना अच्छा है, इसके लिए होगा। इस स्तंभ को, जो 3 स्तंभ हैं, इन 3 स्तंभों को 7 आयाम है, 7 डायमेंशन के माध्यम से मापा जाता है। उनमें कौन कौन से है? जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, शासन, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, शांति के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू पीस, तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ये इसके 7 आयाम हैं। जो 3 इनके स्तंभ दे रखे हैं, पिलर हैं, उनको 7 डायमेंशन के माध्यम से मापा जाएगा। वो 3 पिलर है। और क्या करेगा ये, और इन्होंने बताया है कि ये सूचकांक बनेगा। उस सूचकांक में कुल इन्होंने कितने इंडेक्स लिए हैं? इन्होंने 58 इंडेक्स लिए हैं, सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब 58 इंडेक्स लिए हैं। और उनमें से 29 जो इंडेक्स लिए हैं वो विश्व बैंक से लिए गए हैं, जो विकास, जो डेवलपमेंट पे, जो गवर्नेंस पे, जो आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के व्यापक कवरेज को दर्शाते हैं। मतलब इन्होंने टोटल 58 लिए हैं, उनमें से 29 इंडेक्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, और बाकी 29 हैं वो कहाँ से लिए हैं? इन्होंने एक लिया है आवर वर्ड इन डाटा, मतलब 7 संकेत वहाँ से लिए हैं, जो मुख्य से किस पे काम करता है? आवर वर्ड इन डाटा में उत्सर्जन पे, ऊर्जा के उपयोग पे, संसाधनों के दबाव को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा उन्होंने 5 जो लिए हैं वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से लिए हैं, जो शासन पे, जो रूल ऑफ लॉ पे और नागरिक स्वतंत्रता पे केंद्रित होते हैं। इन्होंने कुछ वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, कुछ इंडेक्स इन्होंने यूनिसेफ के लिए हैं, कुछ इंडेक्स इन्होंने कृषि एवं खाद्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से लिए हैं, कुछ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से लिए हैं, कुछ इन्होंने लिए हैं अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन से लिए हैं, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस से लिए हैं, इन्होंने इंटरनेशनल वो एनर्जी एजेंसी से लिए हैं। तो इन्होंने कई एक जगह से UN से लिए हैं। तो सारे 28 तो 29 इन्होंने वहाँ से वर्ल्ड बैंक से ले लिए, और 29 जो बचे हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से किया है। इनकी तुलनीय सुनिश्चितता करने के लिए सभी संकेतों को इन्होंने क्या किया है, जो मतलब इनको कंपेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि 0 से, सभी संकेतों को 0 से 1 के पैमाने में मिनिमम से मैक्सिमम स्केलिंग विधि के माध्यम से इन्होंने उनको जनरलाइज किया है। अगर कोई सबसे मिनिमम होगा तो 0 पर रखेंगे, और मैक्सिमम होगा इन सारे इंडेक्सों में सबसे ऊपर आएगा
उसको 1 की रैंक दी जाएगी या 1 स्कोर, एक उसका स्कोर होगा 1। तो इसके आधार पर फिर आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स है, इसके आधार पर भारत की कौन सी पोजीशन है, तो भारत का स्थान है 16वां। टोटल कितने देश लिए थे, 54 देश लिए थे, और भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है क्या कहते हैं 16वां, ये याद रखना है। इसके अलावा थोड़ी सी इसमें और बातें दे रखी हैं। टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है सिंगापुर ने, फिर सेकंड पोजीशन स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन, चेकिया, चेक गणराज्य, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जॉर्जिया और इंडिया की बात है। ये 16 नंबर पे इंडिया। इसके अलावा और क्या बात करी जाएगी, हम भारत की बात कर ली 16वीं पोजीशन पे, तो हमारे पड़ोसी देशों की बात करेंगे, तो हमारे पड़ोसी देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान है, उसकी पोजीशन मतलब 90वीं रैंक है, उसको मिले हैं 0.48336। और हमारे फिर 68वीं रैंक है, वो चीन की है, चीन को मिले हैं 0.50547। अच्छा, भारत को में कितना मिला है, तो भारत का स्कोर है 0.55151। ये पूरी सूचकांक दे रखा है। अंतिम पायदान पे जो दे रखा है वो दे रखा है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जहाँ की 0.35715 पोजीशन है, उससे थोड़ी ऊपर है सीरिया की। तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही है। क्या क्या पढ़ा है हमने, थोड़ा सा एक बार और मैं बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2016 की बात करी थी, जो विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें जेएनयू ने हेल्प की है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि एक जनपद एक व्यंजन, एक जनपद एक व्यंजन रहेगा, उसके बारे में पढ़ा है हमने। वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया गया है, इसके बारे में पढ़ा गया। मतलब 100 एकड़ भूमि पर ये डेवलप किया जाएगा, जिसमें वहाँ पे उद्योग भी होगा, बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और वहीं पर उनको रोजगार भी मिलेगा। ये इस बार भी 2026 में शुरू किया गया है दोनों। ये 24 जनवरी 2026 को ये योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है, जो 24 जनवरी 2024 को शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के बारे में बात करी थी, जो 1994 में से शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया है। किसमें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज में, आर्थिक में और कला में, साहित्य में और कला में जिन्होंने कुछ राज्य के लिए कुछ विशेष योगदान किया हो, राज्य का सम्मान बढ़ाया हो, देश का सम्मान बढ़ाया हो, उन लोगों के लिए दिया जाता है। इसमें अभी राशि है वो 11 लाख की है। ये आपने चारों चीज़ें पढ़ ली। इसके अलावा हमने पीएम मित्र पार्क के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें इन्होंने 1000 एकड़ भूमि के बारे में बात करी है। इसको किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया है। पीएम मित्र की जो फुल फॉर्म है वो है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स है, इनके बारे में बात करी गई है। ये क्या क्या करते हैं इसे हमने देख लिया। हाँ, एक बात और बता दूं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वो गिरिराज सिंह हैं। हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो मिस्टर गिरिराज सिंह हैं। वो बिहार से कहीं से सांसद हैं, बिहार, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कौन सी उनकी विधानसभा है, संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वो बिहार से हैं गिरिराज सिंह, ये याद रखना है। इसके अलावा हमने लिखा है कि प्लास्ट इंडिया मिशन, इसको कौन करता है, तो इसकी हमने बता दी प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन। प्लास इंडिया को जो क्या कहते हैं, प्लास इंडिया 2026 समिट हुई है, इसको कौन शुरू कर, इस पहल की जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या इसका सम्मेलन का जो आयोजन करता है वो प्लास इंडिया मिशन करता है। इसका क्या है, प्लास्टिक के बारे में, उद्योग के बारे में, उसके बारे में कैसे रिसाइकिल, कैसे निर्माण करना है, कैसे उसको रीयूज करना है, इसके बारे में बताया गया है। तो हमने प्लास इंडिया मिशन के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था बायो फार्मा शक्ति की फुल फॉर्म हमने पढ़ी, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसके बारे में पढ़ा था हमने। राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन के बारे में पढ़ा था हमने, बायो फार्मा के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारी ये सारी चीज़ें। तो आज के आर्टिकल में यही हमारे 5 चीज़, आज की वीडियो में जो 5 आर्टिकल थे इनके बारे में हमने पढ़ लिया। बायो फार्मा शक्ति, प्लास्टिक इंडिया, पीएम मित्र पार्क, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट, उत्तर प्रदेश युवा गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स पढ़ा था, उत्तरदायी देश सूचकांक पढ़ा था 2026, ये भी पढ़ा था। तो ये आज के आर्टिकल्स में इतने ही हैं। आप कुछ नहीं करेंगे तो आप खाली सुन भी लेंगे। ये आपके उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स तो खास करके जो आज का जो वीडियो रही है वो उत्तर प्रदेश के लिए के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।